हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर का सेट मैंने स्टार्ट किया है उसमें क्लास नंबर आज सेकंड लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, हर एक सेट में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम 91 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं। 91वां क्वेश्चन है द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्वालेंट टू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे दिया है दोस्तों, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अस्ट्रिक्ट प्लस ए बी माइनस सी डी इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अस्ट्रिक्ट प्लस ए बी माइनस सी डी का समतुल्य पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा। जिसमें दोस्तों बिहार बोर्ड में जो है 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 5वां ऑप्शन ज़्यादातर दोस्तों नानाबदीस ही लिखा रहता है। और ये चारों ऑप्शन देखने से पहले आइए दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, उसके बाद ऑप्शन में चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अस्ट्रिक्ट प्लस ए बी माइनस का सी डी। अच्छा, ये है क्या? ये है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये है प्रीफिक्स। तो हमको इसके प्रीफिक्स को पहले दोस्तों इनफिक्स में हमको चेंज करना होगा, उसके बाद हम पोस्ट फिक्स को निकालेंगे। तो देखिए फिर से आप यहाँ लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए प्रीफिक्स वाले को ए बी माइनस सी डी। अब आपको मैंने इसका कुछ रूल बताया था दोस्तों, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में चले जाइए, जिसमें मैंने थ्योरी क्लास का फर्स्ट वीडियो ले आया है। उसमें ये बता रखा हूँ कि सबसे पहले दोस्तों सबसे ऊपर जो है ब्रैकेट होता है, उसके बाद कैप होता है, उसके बाद एस्ट्रिक्ट और डिवाइड होता है, उसके बाद प्लस माइनस होता है। देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, और ये भी दोस्तों लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। और ये कैप वाला दोस्तों राइट टू लेफ्ट चलता है, और ब्रैकेट वाला लेफ्ट टू राइट चलता है, ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस क्या है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना। तो चलिए आइए दोस्तों इसमें ब्रैकेट, अब देखिए इसमें जो ये प्लस है माइनस है अस्ट्रिक्ट है, ये दोस्तों क्या है, ये ऑपरेटर है, और ये बी सी डी जो दिया है ये होते हैं ऑपरेंड्स। तो जो ब्रैकेट लगेगा दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसे ब्रैकेट आपका लगेगा, जिसको मैं दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसका मैंने डिटेल दिया है। तो आ जाइए दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी हो जाएगा ये वाला, और ये वाला दोस्तों c माइनस डी हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, स्टार अभी यहाँ है और ये वाला ब्रैकेट लगा है। देखिए दोस्तों ब्रैकेट यहाँ पे कुछ ये बड़ा वाला ब्रैकेट आता है, जो दोस्तों इस वाले के ये नीचे होता है, मतलब इसकी हाई प्रायोरिटी सबसे पहले देखिए वही लगाया हूँ। अब ये वाला दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला उठ के कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा ना। इस तरीके करके मैं आपको बताया हूँ। तो a प्लस बी, और यहाँ पे दोस्तों ये एक ब्रैकेट में, और अस्ट्रिक्ट c माइनस डी, ये देखिए कुछ बन गया। तो अब ब्रैकेट लगा दिया हूँ तो ये आपको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या मेरा निकल के आ गया, इनफिक्स निकल गया। अब हम पोस्ट फिक्स को निकालते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी अस्ट्रिक्ट c माइनस डी, ये रहा दोस्तों आपका एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके, और ये होल ब्रैकेट। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a b प्लस हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, और ये अभी अस्ट्रिक्ट लगा है, और ये सी डी माइनस हो जाएगा, ये ऐसे। ये देखिए अब ये वाला ब्रैकेट, ये दोस्तों अब इसमें मुझे बताइए कि ये वाला निकल के यहाँ पे बाहर आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस और सी डी माइनस, और अस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा सही हुआ, ये देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया इतनी चीजें। आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। स्टैक, क्यू, ट्री, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें दोस्तों स्टैक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्टैक का यूज किया जाता है। देखिए
स्टैक कैसा होता है वो समझ लीजिए। ये है दोस्तों स्टैक, इसमें ये पुश होता है दोस्तों और ये होता है पॉप। समझ में आया? पुश पॉप होता है। और कौन सी एल्गोरिथम पे ये काम करता है? तो ये दोस्तों करता है लीफो पे काम, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर added at the rear and deleted from front is called। वह डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा पीछे रियर से जोड़ा जाता है और आगे फ्रंट से हटाया जाता है कहलाता है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों वो होता है क्यू। अब क्यू कैसा होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों क्यू यहाँ पे हम बना के समझ लेते हैं। ये है आपका क्यू का स्ट्रक्चर। देखिए ये 1 2 3 4 5 मैंने इसमें डाटा भी डाल दिया। और इस वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों, इसी को बैक भी कहते हैं और इसी को टेल भी कहते हैं। ठीक, और इसी को दोस्तों इसी को रियर भी कहते हैं। समझ में आया? और इसको बोलते हैं हेड भी बोलते हैं और इसी को फ्रंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इधर से डाटा इन किया जाता है। ठीक है, इधर से डाटा इन किया जाता है और इधर से डाटा आउट होता है। समझ में आया? तो अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है दोस्तों फीफो पर, फीफो एल्गोरिदम पे काम करता है। देखिए जो पहले आएगा वही पहले इसमें जाएगा, जबकि स्टैक में जो लास्ट में आया हो फर्स्ट में आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। क्यू डाटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है, अभी डिस्कस किए हैं। फीफो का यूज करता है, लीफो का यूज करता है, लीलो का यूज करता है, मोर देन वन ऑफ दी एबव किसका यूज करता है? तो दोस्तों ए, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, किसका यूज करता है? फीफो का। फीफो का फुल फॉर्म अब लिख लीजिए क्योंकि 2 बार यूज हो गया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, और ये लीफो क्या होता है दोस्तों? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। समझ में आया? तो ये फीफो पर काम करता है, यानी लिस्ट में सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा और पहला एलिमेंट ही हटाया जाएगा। क्यू का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ और एक बार बता देता हूँ, ये है क्यू का स्ट्रक्चर। कोई एलिमेंट इसमें डाल देते हैं और ये इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो ये है दोस्तों रियर। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका फ्रंट। ठीक है, फ्रंट है। इधर से एलिमेंट इन किया जाएगा और इधर से आउट किया जाएगा। एल्गोरिदम कौन सी है? वो है फीफो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है फीफो का कि लीफो का कि लीलो का, मोर देन वन ऑफ दी एबव। तो देखिए दोस्तों स्टैक किसका यूज करता है? स्टैक लीफो का यूज कर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। किसका यूज करता है? लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो देखिए इसका स्टैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये होता है स्टैक का, ये होता है दोस्तों इस तरह से पुश होगा और यहीं से पॉप होता है। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट होते हैं जो आप पुश करोगे पॉप करोगे। समझ में आया? तो ये किस पे काम करता है? ये काम करता है लीफो पे। देखिए जो लास्ट में आया वही फर्स्ट में आउट हो जाता है। नेक्स्ट, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर। एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है जब कभी भी एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अ क्लास इज क्रिएटेड, एक क्लास बनाया जाता है। अ क्लास इज डिक्लेयर्ड, एक क्लास को डिक्लेयर किया जाता है कि मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका ए ऑप्शन सही है, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देखिए
कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। लिखते भी जाया करिए, ठीक है, जिससे आपको पता चले इनिशियलाइज करना होता है। ठीक, इनिशियलाइज करना होता है। जब आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। मीन्स कि आप न्यू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है? सेल्फ कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर सेल्फ कॉल हो जाता है। ठीक है, अपने आप कॉल हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन C++ आर डैश बाय डिफॉल्ट। C++ में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफॉल्ट रूप से डैश होते हैं। पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं कि प्रोटेक्टेड होते हैं कि मोर देन वन ऑफ द एबव होते हैं कि नन ऑफ द एबव होते हैं। कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों एक तरीके से कहिए तो पब्लिक होते हैं। ठीक है, C++ में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। ठीक है, यहाँ आप पब्लिक डाल के देखिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज C++ आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कहा है इसलिए पब्लिक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्लास की बात कर रहा। तो C++ में क्लास के सभी सदस्य डिफॉल्ट रूप से डैश होते हैं। पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं कि प्रोटेक्टेड होते हैं कि मोर देन वन ऑफ द एबव। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, क्लास की बात किया है ना कि ऑब्जेक्ट की बात। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दोस्तों ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इन C++, ठीक है, क्या होता है? तो वो पब्लिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्लास की बात किया है तो वो होगा दोस्तों प्राइवेट। मतलब C++ में क्लास के सभी मेंबर, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो प्राइवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ व्हाट डज अ क्लास होल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए C++ में क्लास के अंदर क्या होता है? एरे होता है, डाटा होता है, डाटा एंड फंक्शन होता है कि मोर देन वन ऑफ द एबव होता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डाटा एंड फंक्शन होता है। C++ में क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, डाटा और फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। डेटा क्लास की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि फंक्शन क्लास के साथ काम करने के तरीकों को क्या करता है? डिफाइन करता है। समझिएगा अच्छे से, ध्यान से। द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ C++ इज। C++ के क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर की संख्या होती है 2, 3, 4 मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पब्लिक होता है, ठीक, दूसरा प्राइवेट होता है और तीसरा क्या होता है दोस्तों? वो प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। अब इसमें देखो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक के रूप में डिक्लेयर किए गए डेटा मेंबर्स और
मेंबर्स फंक्शन की किसी भी दूसरे क्लास और फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लास और फंक्शन के द्वारा इसे एक्सेस किया जाता है, लेकिन प्राइवेट के रूप में किए गए क्लास मेंबर्स को क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जाता है, इसे क्लास के बाहर किसी फंक्शन के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्टेड क्या है? संरक्षित एक्सेस मॉडिफायर की प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की तरह समान होता है। ठीक है, इसे भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसे समझते हैं। Which of the following is used to define the members of the class externally in C++? निम्नांकित में से किसका C++ में क्लास के सदस्यों को बाहर से परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कॉलन की से डबल कॉलन की तरह जो लगा रहता है, हाइज की मोर देन वन ऑफ दी एबव। कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको कहते हैं स्कोप ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कोप ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑपरेटर। ये इस तरीके होता है। स्कोप ऑपरेटर का प्रयोग C++ में क्लास के सदस्यों को बाहर से परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो क्लास के मेंबर होंगे, क्लास के जो मेंबर होते हैं दोस्तों, उन्हें बाहर से परिभाषित करने के लिए किया जाता है। परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which concept of C++ is used to reuse the written code? C++ का कौन सा कॉन्सेप्ट लिखे गए कोड को दोबारा प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है? पहली बार फिर इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, मोर देन वन ऑफ दी एबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है, इनहेरिटेंस सही होगा। दोस्तों इनहेरिटेंस प्रोग्रामर को पहले लिखे गए कोड को पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। मीन्स कि दोबारा उसे उपयोग करने की ये क्या करता है? अनुमति देता है। ठीक है, दोबारा यूज करने के लिए की परमिशन देता है। ठीक है, परमिशन देता है। ठीक, इससे समान कोड लिखने का बोझ दूर हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर एक व्युत्पन्न वर्ग को उसके मूल वर्ग की गुण का उत्तराधिकारी बना रहता है। ठीक है, समझ में आया? 103 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट? निम्नांकित प्रोग्राम फ्रैगमेंट का आउटपुट क्या होगा? देखिए, इंट i इक्वल टू 10 हमने इंट i वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया 10, वाइड मैन लगाया। वाइड मैन एक फंक्शन है दोस्तों। ये कैसा फंक्शन है? मतलब कि वाइड मतलब कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर इसके अंदर देखिए इंट i इक्वल 20 दिया, तो इंट i 30। तो यहाँ देखिए प्रिंटफ जो होगा वो ये वाला ही तो यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और होल वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 30 10 30 20 30 20 30। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ दी एबव। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनका ऑप्शन ए होगा। देखिए, जैसे हमने इनर ब्लॉक के अंदर
आई को डिक्लेयर किया जाता है वैल्यू 30, यहाँ पे आई क्या है 30 के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। जब प्रिंटफ को कॉल किया जाएगा तो वह इनर ब्लॉक जो 30 है आई का मान प्रिंट कर देगा, ये वाला मान क्या कर देगा, प्रिंट करता है। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, जिसका मान कितना है 10 है, ध्यान रखिएगा 10 है, वो ये वाला डबल कॉलन ये वाला मान कहाँ पे आएगा, ये जैसा कि हमने बताया, ठीक है। ऑपरेटर का उपयोग ग्लोबल वेरिएबल आई तक पहुँचने के लिए किया जाता है, इस वाले, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कितना आया, इसका आएगा 30 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनलाइन फंक्शन इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन के बारे में सही कथन को चुने। इट स्पीड्स अप द एक्सप्रेशन, यह एग्जीक्यूशन को तेज कर देता है। इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन, यह एग्जीक्यूशन को धीमा या स्लो कर देता है। इट डिक्रीज द कोड साइज, यह कोड साइज को घटाता है। मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि नन ऑफ द एबव। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव सही होगा, ठीक है। देखिए सी प्लस प्लस के इनलाइन फंक्शन में कोड को कंपाइलर के द्वारा कॉल के स्थान पर सीधे इसको सम्मिलित करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है, जिससे कॉल का ओवरहेड कम होता है। क्या कम होता है दोस्तों, ओवरहेड कम होता है। इससे कोड का आकार भी कम होता है, लेकिन एक्सर्शन की गति को बदलने में कोई निश्चित फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नांकित का आउटपुट क्या होगा। इंट ए इक्वल 5, दोस्तों इसमें डिक्लेरेशन ऊपर तो कुछ हुए, सी आउट फर्स्ट ए, हाँ A2 और यहाँ पे सेकंड लिखा, तो फर्स्ट 52, सेकंड फर्स्ट 20, सेकंड रुपीज, सेकंड 25, फर्स्ट रुपी मोर देन वन ऑफ दी एबव। तो इसको दोस्तों थोड़ा सॉल्व करते हैं तो समझ में आए। देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5 है ना। यदि ये देखिए इस कोड की हम बात करें तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते ही ये दोस्तों एरर दे देगा। पहली बात मैं बता दूं, ये कैसा एरर देगा, ये दोस्तों एरर देगा ए सी आउट was not declared in the scope, ठीक है। ये लिख के आपको आना चाहिए, ठीक है, ये लिख को आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एसटीडी डबल कॉलन और सी आउट होना चाहिए। ये वाला तो है नहीं कहीं पे ना, ये तो है नहीं, तो जब ये नहीं है तो आपको ये एरर देना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये भी तो इसका ऑप्शन ई सही है, नन ऑफ दी एबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर। सी प्लस प्लस में सी आउट का प्रयोग किसके लिए होता है, क्लास आउटपुट के लिए, करेक्टर आउटपुट के लिए, कॉमन आउटपुट के लिए, कि मोर देन वन ऑफ दी एबव की नन ऑफ दी एबव। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसका बी ऑप्शन जैसे बिल्कुल सही है, सॉरी, करेक्टर आउटपुट। सी आउट का उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए होता है। देखिए जो सी आउट होता है वो स्क्रीन पे आउटपुट के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी आउट में सी का अर्थ है करेक्टर, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, करेक्टर, इसका क्या अर्थ है,
करेक्टर है। और आउटपुट का क्या अर्थ है? इसका है आउटपुट, इसका क्या है? आउटपुट है। इस प्रकार सी आउट का तात्पर्य करेक्टर आउटपुट होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? करेक्टर आउटपुट। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को दिशा देने वाले इंस्ट्रक्शंस के समूह को कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, कि नन ऑफ द एबव? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर कहा जाए तो प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर को दिशा देने वाला प्लस निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? डाटा। डाटा क्या है? रॉ फिगर एंड फैक्ट्स है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? कमांड। कमांड क्या है? कमांड है सेट, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन आता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड आर मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। उसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है सिस्टम, फ्लो चार्ट होता है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिदम होता है, कि आपका मोर देन वन ऑफ दी एबव, मान लीजिए डी, और नन ऑफ दी एबव। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन ही सही है, चौथे में जाने की जरूरत ही नहीं। एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिदम हरदम होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी होती है। स्टार होती है, रिंग होती है, मेश होती है, मोर देन वन ऑफ दी एबव होती है, नन ऑफ दी एबव होती है। तो क्या है दोस्तों? मेश होती है। मेश का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसे समझ लीजिए। ये देखिए, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, और ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, और ये डिवाइस है। देखिए, कंप्यूटर एक डिवाइस होती हैं, समझिए इनको सब मेश में सारा का सारा आपस में ये जुड़े होते हैं। ये देखिए, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जा रहा है, तो इसके साथ भी जुड़ा रहेगा, और इसके साथ है ये इसके साथ जुड़ा होगा, इसके साथ जुड़ा होगा, इसके साथ जुड़ा होगा, और इसके साथ भी होगा। देखिए, सब आपस में जुड़ गए। समझ में आया? तो मेश कैसा? जिसमें प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड के साथ सीधे कनेक्ट किए जाते हैं। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड के लिए एक स्वतंत्र नेटवर्क होता है, फ्रीडम नेटवर्क होता है, जिसमें नोड से एक दूसरे से सीधे दोस्तों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह की टोपोलॉजी में विशेष रूप से बड़े बड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहां बड़ी संख्या में नोड्स होते हैं, अधिकतम अवेलेबिलिटी और नेटवर्क को प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। तो ये है दोस्तों मेश। समझ में आया? मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। इन होस्ट टू होस्ट तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस लेयर में प्रदर्शित की जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, मोर देन। तो ये दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। होस्ट टू होस्ट तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान किसी भी नेटवर्क की अपर लेयर अर्थात ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रदान की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क के एंड टू एंड कनेक्टिविटी को स्थापित करती है और डेटा को स्रोत से यूजर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। मैंने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क के एंड टू एंड क्या है? एंड टू एंड कनेक्टिविटी को स्थापित करती है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी को
इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, इस्टेब्लिश करती है, और डेटा को स्रोत से यूजर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेती है। मतलब सोर्स टू यूजर तक पहुंचाने की क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके दोस्तों 20 क्वेश्चनों का सेट। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। हाँ, जल्द से जल्द दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी। हाँ दोस्तों, 2-3 दिन आपको थोड़ा असमर्थता रहेगी वीडियो में, उसके बाद 25 तारीख के बाद दोस्तों पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।